गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को दबा दो, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो को कमेंट भी कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, तो चलिए आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं पार्ट बाय पार्ट आपको ऑलरेडी करा चुका हूं अलग अलग वेदों के विषय में। तो चलिए आज इसको हम लोग ऋग वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आर्यों के विषय में, उनके जीवन शैली के विषय में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक सभ्यता जो है, ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है उसका कालक्रम क्या माना जाता है? 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उसका कालखंड क्या माना जाता है? 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है वैदिक सभ्यता का कालखंड। ध्यान में रहेगा। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे दो तरह के कालखंड हैं। एक है पूर्व वैदिक काल, जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। दूसरा है उत्तर वैदिक काल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब दोनों का कालखंड समझ लीजिए। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व मेरे प्यारे बच्चों, ये ऋग वैदिक काल है। ठीक है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है वो उत्तर वैदिक काल है। 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व जो हो गया उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल को, यानी ऋग वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों का जिक्र 36 बार मिला है। कितने बार मिला है? 36 बार मिला है। ठीक है ना। तो चलिए, ऋग वैदिक काल में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार हुआ है। ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्य कहाँ से भारत आए, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आर्य जो है वो भारत आगमन के क्रम में मध्य एशिया और ईरान से भारत पहुंचे, ऐसा ऋग्वेद में जानकारी मिलता है। ठीक है, कहां से पहुंचे? मध्य एशिया और ईरान से भारत पहुंचे, ऐसा ऋग्वेद में जानकारी मिलता है। लेकिन आर्यों के विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों का मत बिल्कुल अलग अलग है। जैसे बाल गंगाधर तिलक जो है वो कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो यहाँ पे मैक्स मुलर जो है वो बोल रहे हैं कि मध्य एशिया से ये आए। संपूर्णानंद यूरेशिया से आए, ये बोल रहे हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र सप्त सैंधव प्रदेश मानते हैं ये, कि सप्त सैंधव प्रदेश से इनका आगमन हुआ। पंडित गंगानाथ झा ये ब्रह्मर्षि देश से मानते हैं इनका आगमन। कहां से मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्मर्षि देश से ये आगमन मानते हैं। ठीक है, विलियम जोन्स ये यूरोप से इनका आगमन मानते हैं कि आर्य यूरोप से आए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक जो जीव वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया वो मैक्स मूलर द्वारा जो बताया गया है मध्य एशिया, इसी को प्रमाणित किया। ठीक है, अब कैसे जीव विज्ञानियों ने प्रमाणित किया मेरे प्यारे बच्चों? तो एक M17 अनुवांशिक तत्व है एक। ठीक है, जो कि मध्य एशिया के क्षेत्रों में लोगों से लिया गया सैंपल, उस सैंपल के अनुसार दिल्ली के हिंदी भाषी लोगों से सैंपल लिया गया, जिसमें ये एक समान मिला M17। ठीक है, M17 अनुवांशिक जो तत्व है, जीन है, वो एक समान मिला, इसलिए ऐसा माना जाता है। और इसलिए इस तथ्य को बल मिला कि मैक्स मुलर ने जो कहा है कि मध्य एशिया से ये लोग आए, तो ये प्रमाणिक हुआ।
कि ये मध्य एशिया से भारत में आए। ठीक है, क्लियर है। तो ये ज्यादा प्रमाणिक है मैक्स मूलर वाला कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत की तरफ हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। चलिए, आर्यों का मूल निवास जो है आल्प्स पर्वत बताया जाता है, जो कि मध्य एशिया से थोड़ा आगे का क्षेत्र है, यानी उसके आसपास का ही क्षेत्र है आल्प्स पर्वत, जिसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का माना है, इसके विषय में मैंने सारे तथ्य बता दिए, तो ये ज्यादा फैक्ट आपका सही है। चलिए, ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितना बार मैंने बताया है? 36 बार हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों 36 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 36 बार। अब आर्य समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था पशुचारण, यानी पशुओं को पालते थे, चराते थे, है ना। साथ ही कृषि कार्य, ठीक है, कृषि कार्य भी इनका था, जिसमें ये बुआई जुताई ये सब करते थे। और मुख्य रूप से इनको मौसम का यानी ऋतुओं की जानकारी इनको थी। ठीक है, तो इसलिए जुआई बुताई कटाई साथ ही दौनी वगैरह ये सब कार्य ये लोग करते थे, यानी कृषि और पशुचारण इनका मुख्य व्यवसाय था मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इनका समाज किस प्रकार का था? तो ये पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान समाज था, पुरुषों की ज्यादा अहमियत थी, पुरुष प्रधान समाज था उस समय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं जो शूट कर रहा था उसमें बस इतना ही मैंने शूट किया था, समाज कैसा है, पुरुष प्रधान। इसके बाद मेरा शूटिंग ये मोबाइल में पता नहीं कैसे ऑफ हो गया और मैं बोलते बोलते पूरा मैंने पढ़ा दिया और मैंने देखा तो फिर वो शूट ही नहीं हुआ था। तो ये तो गजब हो गया भाई। तो मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए डबल मेहनत करना पड़ रहा है। पूरा समाज तो हम लोग देख लिए, उस समय का समाज, आर्यों का समाज कैसा था? तो पुरुष प्रधान था, यानी पितृसत्तात्मक था उस समय का समाज। ठीक है, अब आते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य आर्यों के विषय में क्या क्या मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए एक बोगाज कोई अभिलेख मिला है जो इराक से मिला था, जिसका नाम है मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मितन्नी अभिलेख कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो मितन्नी अभिलेख ये 1400 ईसा पूर्व में मिला था। 1400 ईसा पूर्व का ये मितन्नी अभिलेख यानी बोगाज कोई अभिलेख है जो इराक से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? इराक से। और इसमें आर्यों के विषय में जिक्र था। ठीक है, आर्यों के विषय में इसमें जिक्र था। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों कासाइट अभिलेख, ठीक है, कासाइट अभिलेख जो है ये 1600 ईसा पूर्व का है। कासाइट अभिलेख, इसमें भी आर्यों के विषय में जिक्र मिला है और ये सीरिया से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? सीरिया से प्राप्त हुआ है। इसमें भी आर्यों के विषय में जिक्र मिला है मेरे प्यारे साथियों। तो मैंने यहां तक आपको बता चुका हूं, ये विलियम जोन्स वगैरह मैंने बता दिया था आपको कि ये कौन कौन से क्षेत्रों को आर्यों का मूल निवास बताए थे। ये महत्वपूर्ण विद्वान जो है, ठीक है, और भी विद्वान हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे उनका नाम मैंने आपको यहां पे बता दिया है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि आर्यों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। आर्यों को ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और आर्य शब्द जो है एक संस्कृत का शब्द है। आर्य शब्द जो है एक संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति। श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति, ये आर्य का मतलब होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आरंभिक निवास इनका कहां था? जब ये ईरान के रास्ते, मध्य एशिया ईरान के रास्ते जब ये भारत आगमन जब इनका हुआ, तो इनका आरंभिक निवास जो था वो अफगानिस्तान में था,
पाकिस्तान में था, और वर्तमान भारत के, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वर्तमान भारत के हरियाणा और पंजाब में इनका निवास स्थल था। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में इनका निवास स्थल था। ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आर्यों की प्रमुख नदी उस समय की इनकी लाइफ लाइन रिवर कौन थी? तो वो सिंधु नदी थी। क्या थी? सिंधु नदी, जिसे ऋग्वेद में हिरण्यानी नाम से कई बार चर्चा हुआ है। ऋग्वेद में हिरण्यानी नदी के नाम से चर्चा हुआ है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व में यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली है। लगभग 60,000 अस्थियां मिली है। इससे प्रमाणित होता है कि आर्यों को घोड़ों के विषय में जानकारी थी, घोड़े से वे काम लिया करते थे, साथ ही वे लोग रथ का प्रयोग करते थे। साथ ही वे लोग किसका प्रयोग करते थे? रथ का प्रयोग करते थे। ठीक है ना। और उनको कृषि के विषय में भी जानकारी था, जिसमें वे कटाई, बुआई, जुताई, साथ ही दौनी वगैरह सब करते थे वे लोग। ठीक है, तो कृषि के विषय में भी उनको जानकारी था। देखिए सर्वाधिक युद्ध जो है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक युद्ध जो है वो गाय को लेकर हुआ है इनके काल में। सर्वाधिक युद्ध आर्यों के समय, सर्वाधिक युद्ध यानी सबसे अधिक युद्ध गाय को लेकर हुआ है। और गाय को अघन्या, गविष्टि इन नामों से जाना गया। और गाय को गविष्टि कहने का मतलब कि सर्वोत्तम धन, यानी सबसे उत्तम धन, सबसे उत्तम धन। मेरे प्यारे साथियों, सबसे उत्तम धन गाय को माना गया है। गाय को सबसे उत्तम धन माना गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस समय आर्यों को तांबे यानी कांसे की जानकारी थी, और वे लोग कांसे का उपकरण इस्तेमाल में लाते थे। ठीक है ना, जिस कारण से भारत में उनको सफलता मिली। भारत में उनको सफलता मिलने का सबसे प्रमुख कारणों में घोड़े का उपयोग, रथ है ना, साथ ही कृषि की जानकारी, मौसम की जानकारी, मौसम की भी जानकारी उन लोगों को थी, तो मौसम की जानकारी, साथ ही तांबे या कांच के उपकरण का इस्तेमाल उनको भारत में सफल होने का मुख्य कारण है। समझ गए आप। अब देखिए उस काल में शिल्पकार कई तरह के थे, बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार इत्यादि इत्यादि आर्यों के समय थे। ठीक है ना, याद रहेगा। अब देखिए तांबे और कांसे को, तांबे या कांसे को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है उस काल में। क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है उस काल में। ध्यान में रखिएगा, ये सब पॉइंट में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मरुस्थल को धन्व कहा गया है। मरुस्थल को क्या कहा गया है? धन्व कहा गया है। उस समय की कुछ महत्वपूर्ण नदियां जिनका अब नाम यानी वर्तमान में नाम कुछ और है, उस समय नाम कुछ और था, उसको भी आइए जान लेते हैं। तो सिंधु नदी, इसको अभी भी सिंधु के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अश्कनी नदी जिसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। शतुद्री नदी जिसे सतलज के नाम से जाना जाता है। ध्यान है, शतुद्री नदी जिसे सतलज के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बिपाशा, ध्यान में रहेगा, बिपाशा नदी जिसे व्यास के नाम से जाना जाता है। वितस्ता नदी जिसे झेलम के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी जिसे घग्घर के नाम से जाना जाता है। पुरुषनी नदी जिसे रावी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा नदी जिसे गंडक के नाम से जाना जाता है। और शतपथ ब्राह्मण में रेवेत्रा नदी जो अभी नर्मदा के नाम से जाना जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण में रेवेत्रा नाम जिक्र है, जो वर्तमान में नर्मदा नदी उसको कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले वीडियो में यानी अगले लेक्चर में आपको हम इसके जनजातीय संघर्ष यानी आर्यों के साथ किनका किनका जनजातीय संघर्ष हुआ, यानी दास, दस्यु और आर्यों के बीच में किस प्रकार से संघर्ष हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, ये सब हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिए 2-3 बार, आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। तो लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, लवली स्टूडेंट्स। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।